इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या खास बातें थी। सबसे खास बातों में अगर हम एक लिस्ट बनाएं कि सबसे खास बातें सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, जो हम इनकी विशिष्टताओं के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो एक आप लिस्ट बनाएंगे, हमारे साथ एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सबसे पहली सबसे प्रमुख विशेषता, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अकेली सभ्यता नहीं थी अपने टाइम की। उस टाइम पे एक ब्रॉन्ज नेटवर्क था जिसमें 4 सभ्यताएं आती थी। ब्रॉन्ज नेटवर्क में कौन कौन सी सभ्यताएं आती थी? पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसका विकास सिंधु नदी और उसके अलावा नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती, जो कि अभी नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों का विकास हुआ था। जो भी अभी तक स्थल खोजे गए हैं उनकी संख्या 1500 के आसपास है, जिसमें से हम लोग बहुत थोड़े से स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। जो बहुत खास स्थल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम ऐसा पड़ गया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग आगे जब भी बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता शब्द ही प्रयोग करेंगे, या हद से हद हड़प्पा सभ्यता प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका नाम बहुत अलग अलग सभ्यताओं के रूप में लिया जाता है। इसकी समकालीन दूसरी सभ्यता थी मेसोपोटामियन सभ्यता, जो कि इराक में फैली थी। दजला फरात नदी है ना, दजला फरात नदी के आसपास के हिस्सों में, जिसको हम मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। तीसरी सभ्यता जो इसके समकालीन सभ्यताओं में गिनी जाती है वो थी मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के आसपास में भी। इसी समय के आसपास चीन की सभ्यता भी विकसित थी, लेकिन चीनी सभ्यता इन चारों सभ्यताओं में सबसे बाद की सभ्यता थी। जो बाकी सभ्यताएं हैं उनकी लिपियों को पढ़ा जा चुका है और उनमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, और भी सोर्सेज हैं उनकी सभ्यताओं के जानने के लिए। हमारी सभ्यता में जो लिपियां प्रयोग की गई हैं वो नॉन डेसिफर्ड हैं, अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत भारी संख्या में लिपियां मिली भी नहीं, बहुत भारी संख्या में लेख मिले भी नहीं हैं। जो लेख हमको मिले हैं वो मोहरों पर लिखे हुए मिले हैं, या छोटे मोटे लेख और जगहों से मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण से यह सभ्यता बाकी सभ्यताओं की तुलना में रहस्यात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता बाकी सभ्यताओं की तुलना में अधिक रहस्यात्मक है, क्योंकि इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इन तीनों समकालीन सभ्यताओं की तुलना में इस सभ्यता में क्या विशिष्टताएं थी, जिनके कारण से आज भी इसके तत्व हमारी सभ्यता में दिखाई देते हैं। जो हमारा वर्तमान सिविलाइजेशन है उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे तत्व हमको दिखाई देते हैं। तो हम जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने का उद्देश्य ये कभी नहीं होता है कि हम ये जाने कि पीछे क्या हुआ था। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? इतिहास पढ़ने का ये तो उद्देश्य नहीं होता है कि हम ये जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये कतई उद्देश्य नहीं है। हम ये जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उससे हम वर्तमान समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। इतिहास में जब भी कोई जाता है वो वर्तमान के कारण से जाता है। इतिहास में कभी भी कोई इतिहास जानने के लिए नहीं जाता है। इतिहास में जब भी आप जाएंगे, आप अपने घर में आप नौकरी का फॉर्म भरते हैं, तो आपसे आपके बारे में तो पूछा ही जाता है, आपके पिता के बारे में भी पूछा जाता है, आपके परिवार के बारे में पूछा जाता है, आप कहाँ रहते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। काम तो आपसे है ना, जरूरत तो आपसे है, नौकरी तो आपको करनी है, लेकिन आपका बैकग्राउंड पता किए बिना हम आपके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता कि हम जाने कि पीछे क्या हुआ था। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताओं का अध्ययन करेंगे तो क्यों करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में उनका क्या योगदान है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ नगर नियोजन वर्तमान समय में एक समस्या बनी हुई है कि नहीं। अभी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में
केवल 40% लोगों के पास कारें हैं और बिहार में ये प्रतिशत 2% है केवल। और 2% पे इतनी समस्या है ट्रैफिक की, इतनी समस्या है गाड़ियों के खड़ी करने की, इतनी समस्या है प्रदूषण की, इतनी समस्या है इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन की। और अगर सोचो कि सभी के पास कारें आ जाएं तो क्या होगा, तो सभी के पास कारें आ जाएं तो क्या होगा, हमारे पास सड़कें कैसे होंगी उस समय, उनके ट्रैफिक को हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम पहले से सोच रहे हैं। जिसके कारण से हम क्या धारणा लेके आए हैं कि हम सिटीज़ को स्मार्ट बनाएंगे। तो वर्तमान समय में हम जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं, क्या हम हड़प्पा सभ्यता से उस संदर्भ में कोई चीज़ सीख सकते हैं? क्या हमें कोई ऐसी जानकारी हड़प्पा सभ्यता से मिल सकती है जिससे हम वर्तमान समय के नगर नियोजन को और ज़्यादा व्यवस्थित कर सके? इसलिए हम पढ़ रहे हैं नगर नियोजन। एक उद्देश्य तो हमारा ये जानना है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कैसी थी, साथ ही साथ हमारा ये भी उद्देश्य होता है कि हम जान पाएँ कि आगे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताओं को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाएगा, हमारा क्या अप्रोच रहेगा इसको पढ़ते समय, कि वर्तमान परिदृश्य के साथ हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। यूपीएससी भी जब भी क्वेश्चन बनाता है इस हिस्से से, वो वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रख के बनाता है। जैसे वो कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से इस संदर्भ में अलग है क्योंकि उसके बहुत से तत्व वर्तमान भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में दिखाई देते हैं। जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, उसके तत्व उतनी मात्रा में उन सभ्यताओं में नहीं दिखाई देते हैं जितनी मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व हमारी सभ्यता में दिखाई देते हैं। तो वो उन तत्वों की पहचान करने के लिए हमें समझना होगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताएं क्या थी और उनमें से कौन सी विशिष्टताओं को आज तक हम कंटिन्यू किए हुए हैं, सातत्य क्या है उनमें। तो हम इतिहास को सातत्य के लिए पढ़ते हैं, इतिहास को कंटिन्यूएशन के लिए पढ़ते हैं, इतिहास को उसी जगह पर जाकर जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं। इतिहास उस समय कैसा था यही जान लें, यही हमारा अध्ययन पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारे अध्ययन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है इतिहास के अध्ययन का, कि वो वर्तमान परिदृश्य के साथ कैसे जुड़ पा रहा है। और अगर कोई ऐतिहासिक घटना वर्तमान परिदृश्य के साथ जुड़ती नहीं है तो हम बहुत कम उसका अध्ययन करते हैं। तो अगर हम नगर नियोजन को पढ़ेंगे तो उसी दृष्टिकोण के साथ पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता अगर आपको पढ़नी हो तो क्या पढ़ेंगे कि उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अब कब किसी भी समय की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय आप क्या ध्यान रखते हैं कि समाज कैसा था, जैसे वर्तमान समाज कैसा है। और वर्तमान समाज में अगर हम आपसे पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं, तो पहले तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में जानना होगा और अपना ऑब्जर्वेशन वर्तमान समाज के बारे में भी स्पष्ट रखना होगा। तो अगर हम वर्तमान समाज को देखें, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं इतिहास को, आज से पीछे के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो पहले आज को देखें कि पहले पीछे को देखें, पहले आज को देखें। और आज जो सभ्यता या जो संस्कृति या जो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमारे प्रैक्टिस में हैं, इनकी रूट क्या है, कहाँ से आए हैं, ये जानने के लिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कोई यूज तो है नहीं इसका गड़े मुर्दे उखाड़ने का। तो वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था से प्रेरित है, या वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था से संबद्ध कर सकते हैं कि वहाँ से ये चीज़ें हमारे व्यवस्था में आ रही हैं। इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों का जीवन यापन कैसा चल रहा था, जीवन यापन की आर्थिक व्यवस्था थी या सरप्लस इकोनॉमी थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था थी और कैसे लोग काम कर रहे थे, आर्थिक जीवन यापन कैसे चल रहा था लोगों का। वर्तमान समय में हम जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं क्या वो भी उस समय चलन में थी, और अगर थी तो किस रूप में थी, यहाँ भी वर्तमान परिदृश्य को बनाए रखेंगे। अगली व्यवस्था में हम जानेंगे कि उनका धर्म कैसा था, धर्म संस्कृति कैसी थी, धर्म संस्कृति या धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो वर्तमान समय में जिस तरह के धर्म को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्तमान समय में जिस तरह के धार्मिक मूल्यों को हम अपने जीवन में प्रैक्टिस में करते हैं, क्या वो अभी आए हैं या उनमें कुछ कंटेंट सिंधु घाटी सभ्यता का भी है। जैसे इस संदर्भ में हमारी अधिकांश मान्यताएं ये हैं
कि हम जो धर्म प्रैक्टिस में ले आए हुए हैं, ये जो धर्म आजकल हम पालन कर रहे हैं, इस धर्म के अधिकांशतः तत्व कहाँ से आए हैं? वैदिक सभ्यता से आए हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम सिंधु घाटी सभ्यता में होता हुआ देखते हैं और वर्तमान भारतीय धार्मिक संस्कृति में भी उसको हम पाते हैं। तो क्या क्या वो ऐसे तत्व हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रवृत्तियों में दिखाई देते हैं और आज भी उनका हम कैसे पालन कर रहे हैं, ये भी हमें जानना होगा। धार्मिक व्यवस्था के अलावा हमें राजनैतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कैसे उस राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, ये भी हमें जानना होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताओं में ये 5 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्या है? टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा है सोशल कंडीशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन और रिलीजियस एंड कल्चरल सिविलाइजेशन और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल। कैसा जीवन उनका राजनीतिक दृष्टि से था। इनमें हम एक एक करके बात करेंगे। पहले नगर नियोजन की बात करेंगे, फिर सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, फिर आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, फिर धर्म संस्कृति की और फिर राजनीतिक व्यवस्था की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताओं का टॉपिक होगा। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी मेंस बार बार क्वेश्चन बना रहा है यहाँ से, जिनमें से सबसे हॉट इश्यू क्या है? टाउन प्लानिंग। जब से हमारी सरकार ने स्मार्ट सिटी की परिकल्पना विकसित करी है, जब से सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है, नहीं? और जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, उनकी जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्या है? अनायास क्वेश्चन पूछना यूपीएससी का काम नहीं हो सकता ना, या कोई भी एग्जामिनेशन आपसे अनायास कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, कोई तो रेलिवेंस होना चाहिए उसका। तो अभी फिलहाल नगर नियोजन का रेलिवेंस क्या है कि हम बार बार स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते रहते हैं। पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में जो हम स्मार्ट सिटी के बारे में सोचते हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं, क्या उनमें कुछ तत्व हम सिंधु घाटी सभ्यता से ला सकते हैं, या वर्तमान समय के स्मार्ट सिटीज को बनाने की प्रेरणा हम सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे ले सकते हैं? इस तरह की सोच के साथ हमें इस पर काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नगर नियोजन की। हो गया आपका, ये नोट कर लिया आपने? आगे चलें। अगर हम सिर्फ नगर नियोजन, बाकी विशिष्टताओं की बात हम लोग बाद में करेंगे। अगर हमें नगर नियोजन समझना है तो हमने जैसा कि आपको बताया कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते ही नहीं हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। हमसे कोई मतलब नहीं इस बात से कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। अगर आज हमारे नगर नियोजन में कोई समस्या है तो क्या हम उनका ऐतिहासिक तत्वों के साथ कोई समाधान ढूंढ सकते हैं? तो नगर नियोजन पढ़ने से पहले हमें वर्तमान समय के अगर जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी यूपीएससी इसको पूछेगा, हमेशा कंटेम्प्ररी चीज़ों के साथ जोड़कर पूछेगा, हमेशा वर्तमान समय की चीज़ों के साथ जोड़कर पूछेगा कि इस समय नगर नियोजन कैसा है और वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या सिमिलरिटीज रखता है, कैसे हम समाधान ढूंढ सकते हैं वर्तमान समय में नगरों की समस्याओं का। तो एक हमको जानने वाली चीज़ ये है, जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, पहले इसको हमें समझना चाहिए, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात करेंगे। अगर हम दोनों में कंपैरिजन सेट करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसे था। आप लोगों को क्या लगता है कि नगरों का विकास कैसे होता है? हमने आपको पीछे भी बताया था कि आर्थिक क्रियाकलापों का अंतिम चरण क्या है? नगरीकरण है। जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वैसे वैसे हम नगरीकरण की ओर बढ़ते जाएंगे। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी का मतलब हमने आपको बताया था कि एकदम स्टार्ट में इकोनॉमी कहाँ से स्टार्ट हुई, या कहीं की भी इकोनॉमी कैसे स्टार्ट हुई? मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन करना शुरू किया। पशुपालन से दूसरे चरण में गया तो उसने क्या करना शुरू किया? खेती करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। कृषि पहले कैसी थी उसकी?
बहुत सर्वाइवल नेचर की थी, बहुत आदिम प्रवृत्ति की थी, बहुत प्रिमिटिव स्टेज की थी। मतलब किसी तरह से उगा लेता था, किसी तरह से खा लेता था, कोई बहुत व्यवस्थित कृषि का जुगाड़ नहीं था। लेकिन उस आदिम कृषि स्वरूप से बदलकर हम किस स्वरूप में गए? सरप्लस के सिचुएशन में गए। और जब हम कृषि के सरप्लस सिचुएशन में जाएंगे तो क्या होगा? नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे। गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापों में क्या आता है? गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापों में दो चीजें आती हैं। एक आता है इंडस्ट्री, हालांकि इस लेवल की इंडस्ट्री की परिकल्पना करना ठीक नहीं है जिस तरह के वर्तमान समय में उद्योग हैं, लेकिन उनको हम क्राफ्ट कह सकते हैं। शिल्प उद्योगों का विकास हुआ, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। तो नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहली क्या आएगी? शिल्प आएंगे, क्राफ्ट आएंगे। और उसके बाद क्या होगा? दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आएगा, एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ेगी। हमारे पास कोई सामान है, आपके पास कोई सामान है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड आएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कुछ और बना रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं। आप भी जो बना रहे हैं वो निश्चित तौर पे हमारी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। वो आज के समय में भी कोई ऐसा इंडस्ट्री जानते हैं आप क्या, कि जो ऐसी कोई चीज बना रहा हो जिसका कोई यूज ना हो? अगर वो ऐसी कोई चीज का उत्पादन करेगा जिसका वर्तमान समय में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? फालतू काम कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं है। तो एग्रीकल्चर के बाद जो नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई, उनमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जो लोग खेती करने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका उत्पादन व्यवस्था विकसित हुआ। तो जब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई काम कर रहा है और कोई खेती का काम कर रहा है, तो बीच में एक आदमी आएगा जो इन दोनों को एक्सचेंज करेगा। तो एक और तरह का आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेगा जिसको हम लोग व्यापार कहते हैं। और जब इस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, जो कृषि नहीं करते, जो शिल्पों का उत्पादन करते हैं, जो औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो बार्टर सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह से बढ़ने के कारण से क्या होगा? नगरों का विकास होगा, नगरीकरण की प्रक्रिया आएगी। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? पहली नगरीय क्रांति कहते हैं। पहली बार भारतीय भूभाग में, जिसको हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसमें पहली बार नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हम मानते हैं कि लगभग 1500 बीसी में हो गया था, और दोबारा फिर 900 साल तक भारत में शहर नहीं बने। दूसरा नगरीय क्रांति कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जब फिर से बड़े बड़े शहरों का विकास होना शुरू हुआ। 16 महाजनपदों का अस्तित्व आया, उनकी राजधानियां बनी, व्यापारिक केंद्र बने, और फिर से भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति आई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो द्वितीय नगरीय क्रांति आई, उसके नगर आज भी हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे उस टाइम पे उज्जैन बना, पाटलिपुत्रा बना, उस टाइम पे अयोध्या बना, उस टाइम पे मथुरा बना, उस टाइम पे काशी बना, और वो सारे नगर आज भी हमको दिखाई देते हैं। तो पहली नगरीय क्रांति है, इसलिए इसके नगरीकरण पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अगर वर्तमान समय में हम सोचें कि स्मार्ट सिटी कैसा होगा, या आप लोग बार बार स्मार्ट सिटी शब्द पढ़ते रहते हैं, और मोदी जी ने वादा भी किया था कि मैं प्रतिवर्ष 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रतिवर्ष 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। तो 100 स्मार्ट सिटी बनाते बनाते 10 सालों में कितने स्मार्ट सिटी हो गए होंगे? 10 सालों में 1000 स्मार्ट सिटी बन गए हैं अब तक, है ना? वो आप ढूंढिएगा कहाँ मिलेंगे आपको। तो ये स्मार्ट सिटीज कैसी हैं? स्मार्ट सिटी की विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है शहरों में? ट्रैफिक मैनेजमेंट। मतलब सबसे बड़ा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सारे चैलेंज बड़े हैं, क्योंकि एक गड़बड़ाएगा तो सब गड़बड़ाएगा, है ना? अभी जैसे बहुत बढ़िया शहर बनाया, लेकिन बारिश हो गई, और कितना सारा कुछ वेल डेवलप्ड इंफ्रा था, और सारा क्या हुआ? काम का नहीं रहा, या वो काम नहीं कर पाया उस बिगड़ी हुई परिस्थितियों में। तो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में आपको क्या आता है? यातायात की उचित सुविधा होनी चाहिए,
जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, है ना। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नगरों में। तो यातायात की उचित सुविधा होनी चाहिए, जल निकास की उचित सुविधा होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, ताकि गंदी बस्तियों का विकास, मलिन बस्तियों का विकास ना हो। अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा घर होना चाहिए जो आम आदमी की क्षमता के अंतर्गत आ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है कि लोगों को अपना घर मिल जाए। तो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मार्ग प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट जिसे आप लोग कहते हैं, स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खराब परिस्थितियों से निपटने के लिए आधारिक संरचना चाहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आप देखेंगे कि ग्रेनरीज होती थी, ग्रेट बाथ होते थे, महान स्नानागार बनाए जाते थे। तो महान स्नानागार काहे के लिए बनाए जाते थे? जैसे वर्तमान समय के शहरों में तमाम तरह के कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, सरकार कम्युनिटी सेंटर बना देती है और वहाँ पर फिर शादी के लिए किराए पे चढ़ाती है, या इस तरह के फंक्शंस के लिए किराए पर देती है सरकार। तो क्या होना चाहिए? सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए। सार्वजनिक सुविधाओं में ही वो आ जाएगा, है ना। सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए। खराब परिस्थितियों से निपटने के लिए उचित आधारिक संरचना चाहिए। वेयर हाउसेज होने चाहिए, स्टोर करने के लिए शहर होने चाहिए, वेयर हाउसेज होने चाहिए, है ना, वेयर हाउसेज होने चाहिए। तो इस तरह की अगर सुविधा शहरों में है तो उनको आप क्या कह सकते हैं? स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। और क्या चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, है ना। वर्तमान समय में कुछ, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो उनकी आवश्यकताएं कुछ और थीं और हमारी आवश्यकताएं कुछ और हैं। तो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमारी आवश्यकताएं या हमारे जो चैलेंजेस हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के चैलेंजेस थे बाढ़, और बाढ़ से बचने के लिए वो क्या करते थे? शहर को टीलों पर बनाते थे, ऊंचे टीले पाट कर उनके ऊपर शहर बनाते थे। वर्तमान समय की समस्या क्या है? प्रदूषण तरह तरह का। तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या है? तो जो समस्याएं हैं, समस्याओं से निपटने के लिए समस्याओं का समाधान, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इन सारी बातों को कलेक्टिवली अगर ऐसे इन सुविधाओं से युक्त कोई शहर हम बनाएं तो उनको हम क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी कहेंगे। क्या समझते हैं आप स्मार्ट सिटी के बारे में? इसके अलावा कुछ आप समझते हैं स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी क्या है? इसमें उचित यातायात की सुविधा हो, पानी बारिश होता हो तो जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, कोई भी सिचुएशन खराब हो गई तो हमारे पास इतना संसाधन हो कि जो जनसंख्या उस शहर में रह रही है उसका सर्वाइवल हम करवा सकें, और सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए, बाकी हम समस्याओं से लड़ते रहेंगे और उनके समाधान का प्रयास करते रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए। कई कई ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए हर आदमी अपना घर नहीं बनवा सकता। जैसे शादी के लिए हर आदमी बारात घर नहीं बनवा सकता, तो बारात घर कौन बनवाएगा? सरकार बनवाएगी। सरकार जो शादी करेगा उससे किराया ले लेगी, ऐसा भी करती है सरकार। स्मार्ट सिटी यही ना हुआ? वरना लोग क्या करेंगे? सड़क पे टेंट लगा के शादी करेंगे, और सड़क पे टेंट लगा के शादी करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, जो यातायात है वो बाधित हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, और इनके अलावा प्रशासन होना चाहिए शहर का, जवाबदेह प्रशासन होना चाहिए, है ना। प्रशासन की जवाबदेहिता होनी चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन होना चाहिए। तो अगर इतनी विशिष्टताओं को कोई भी बियर करेगा तो उस सिटी को हम क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी कहेंगे। सब जगह है ऐसा, सब जगह है ऐसा। आप ये कह सकते हैं कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या
संसाधनों पर दबाव बना के रखी हुई है, जिसके कारण से यह समस्या है। अगर हम बिहार की बात करें तो केवल पटना एक शहर है, पूरे बिहार में एक शहर है केवल पटना। ये समस्या है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है कि वाटर लॉगिंग का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये समस्या है कि हम सैनिटेशन के लिए कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, गंदे शहरों में गिने जा रहे हैं आप, है ना। तो इन सारी चीज़ों का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है और तेजी से बढ़ता हुआ नगरीकरण है। इसी के कारण से हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हर साल। तो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है, ओवर क्राउडेड है कि उसका समाधान समुचित रूप से निकाला जाना बहुत आवश्यक है। क्या यह बात समझ में आ रही है? और आने वाले टाइम में अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा, और बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन शहरी आधारित संरचना पर और अधिक दबाव बनाएगा, और वो और अधिक दबाव बनाए इससे पहले हमें आधारिक संरचना का विकास कर लेना चाहिए। हालांकि हमारा जिस गति से आधारिक संरचना बढ़ रही है और जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, दोनों में कौन आगे जा रहा है? जनसंख्या बढ़ाने में तो आदमी रात दिन लगा हुआ है, लेकिन संरचना बढ़ाने में सरकार काम कर रही है, और सरकार के काम करने के तरीके में जानते ही है कितनी समस्याएं हैं, है ना। तो ये स्मार्ट सिटी है। इसी को दिमाग में रखते हुए, इसी को अपने दिमाग में रखते हुए हमें पढ़ना है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। और अगर हम ये सब समझ के सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे कि उन लोगों ने कितना स्मार्टली सिटीज को डेवलप किया था। 7 बड़े नगर थे जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोतरा, इन लोगों के नाम आपने सुने होंगे, चनोदड़ो, इनके नाम आप सुने होंगे, है ना। तो 7 बड़े शहर थे, इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे शहर थे। सब जगहों पर एक जैसा ही नगर व्यवस्था पाई गई है, हालांकि कुछ अपवादों के साथ। तो आप इनको नोट कर लीजिए, तब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात करें। आप स्मार्ट सिटीज को जब तक दिमाग में नहीं रखेंगे, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण को पढ़ने का जो सही उद्देश्य है वो आप नहीं जान पाएंगे। इसमें एक पॉइंट और जोड़िएगा, वो है सुरक्षा। जल निकास के साथ साथ आप चाहें तो इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, पेयजल। और स्वच्छता में ना, स्वच्छता में एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी दोनों की, अगर हम वर्तमान समय में जो बात कर रहे हैं, एयर वाटर दोनों की गुणवत्ता की बात हो रही है। दोनों फ्रेश, स्वच्छ मिलने चाहिए, जीवन का अधिकार है हमारा, है ना, फ्रेश एयर पाना। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। तो जैसा कि हमने बात करी कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर अपनी समकालीन सभ्यताओं के नगरों से सबसे नियोजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जिस विशिष्टता के लिए बाकी अपनी समकालीन सभ्यताओं से अलग है, वो क्या है? उसका बेहतरीन नगर नियोजन। बाकी समकालीन सभ्यताएं हमने 4 बताई, उन समकालीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बाकी सभ्यताओं से पृथक है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर नियोजन और किसी व्यवस्था में नहीं दिखाई देता, और किसी सभ्यता में नहीं दिखाई देता। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात जब भी हम करें तो सबसे पहली बात कि जितने भी शहर थे वो किसके किनारे बसाए गए थे? नदियों के किनारे बसाए गए थे। और ख़ास बात यह है कि जो नदियाँ, जिन नदियों के किनारे इन नगरों का विकास किया गया था, वो नदियाँ नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही थी। सिंधु घाटी, सिंधु नदी और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका बहाव क्षेत्र क्या है? उत्तर से दक्षिण के लिए है। तो नॉर्थ से साउथ के लिए नदियां बह रही थीं, जिसके कारण से शहरों का विकास नदियों के लंबवत किया गया। और नदियों के लंबवत मतलब कि इस तरह से किया गया, और इनमें 2 टीले बनाए गए। नदियों के किनारे मिट्टी को पाट के ऊंचा करके शहरों का विकास किया जाता था।
ये शहर आयताकार और वर्गाकार प्रकार के होते थे। इनमें से कुछ शहर का एक हिस्सा जिसे हम पश्चिमी टीला कहते हैं और दूसरा हिस्सा होता था जिसे हम पूर्वी टीला कहते हैं। पश्चिमी टीला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की तुलना में छोटा होता था। इसको हम पश्चिमी टीला कह रहे हैं, वेस्टर्न माउंट, और इसको हम पूर्वी टीला कह रहे हैं या ईस्टर्न माउंट कह रहे हैं। पूर्वी टीला कैसा था? छोटा था। पश्चिमी टीला कैसा था? बड़ा था। दोनों ही टीले ऊंचे होते थे, लेकिन इसकी ऊंचाई से ज़्यादा होती थी। पश्चिमी टीले की ऊंचाई पूर्वी टीले की ऊंचाई से ज़्यादा होती थी। तो दूसरी विशेषता क्या मिली पश्चिमी टीले की? अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा। अपेक्षाकृत मतलब किसकी अपेक्षा में? पूर्वी टीले की तुलना में अधिक ऊंचा होता था। आकार में पूर्वी टीले की तुलना में छोटा होता था। ये आकार में अपेक्षाकृत कम ऊंचा, क्षेत्रफल में बड़ा होता था। कम ऊंचा, क्षेत्रफल में बड़ा होता था। इनके बीच में कम्युनिकेशन होता था, लेकिन ये लिमिटेड एक्सेस था, सीमित संचालन था। दोनों के बीच सीमित आवागमन था। ये सीमित आवागमन भी बताता है इसकी ऊंचाई। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या थी कि ये जो है दुर्गीकृत होता था। दुर्गीकृत मतलब फोर्टिफाइड होता था, इसीलिए पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता है ना? और ये कैसा होता था? आज भी हम जितने शहर बसाते हैं वो सब, जितने शहर आप देखेंगे नदियों के किनारे ही आपको दिखाई देंगे। तो पश्चिमी टीला कैसा होता था? दुर्गीकृत होता था, फोर्टिफाइड होता था, और इसका दुर्गीकरण ईंटों से होता था, जिसमें बाहर की तरफ से पकी हुई ईंटें और अंदर की ओर से ड्राइड ईंटें, इनको हम ड्राइड ब्रिक्स कहते हैं, सूखी हुई ईंटें, कच्ची ईंटें, कच्ची सूखी हुई ईंटें लगाई जाती थी। ये सामान्य संरचना है, इसके कुछ अपवाद भी दिखाई देते हैं, और उन अपवादों में जैसे चन्नू दड़ो है। चन्नू दड़ो में जो दुर्ग टीला है इसका भी दुर्गीकरण नहीं हुआ था। और लोथल और सुरकोटदा दो ऐसे शहर हैं जिनमें दोनों ही हिस्सों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया था। इसी को रक्षा प्राचीर कह रहे हैं। रक्षा प्राचीर मतलब डिफेंस वॉल, रक्षा के लिए बनाई गई दीवार। तो रक्षा प्राचीर दुर्ग टीले में होती थी, लेकिन लोथल और सुरकोटदा ऐसी जगहें हैं जहां पर दोनों ही हिस्सों को एक रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। सामान्यतया यहाँ पर कोई रक्षा प्राचीर नहीं होती थी। सामान्य बात कह रहे हैं, रक्षा प्राचीर का अभाव होता था, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हमने कहा कि चन्नूदड़ो जो है उसमें ये भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है। लोथल और सुरकोटदा में एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों हिस्से घिरे हुए हैं। और धौलावीरा ऐसा है जिसमें नगर के 3 हिस्से पाए गए हैं, बीच में भी एक हिस्सा पाया गया जिसे मध्यमा कहा जाता था। तो पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, मध्य का हिस्सा। मध्य का हिस्सा कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में। बाकी जगहों पर हमने बताया कि लोथल और सुरकोटदा में एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों घिरे हुए हैं, और चन्नूदड़ो में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है। ये क्या बता रहा है कि थोड़े बहुत अपवाद के साथ इन नगरों का विकास किया जाता था। ये जो हिस्सा था, ऑब्वियस सी बात है कि अधिक ऊंचा था, आकार में छोटा था, लेकिन घर यहां जो पाए गए हैं घरों का आकार बड़ा था। और इन दोनों के बीच में लिमिटेड एक्सेस था। तो ये आपको क्या समझा रहा है? यहां कौन लोग रह रहा होगा, है ना? यहां पर एलीट रह रहा होगा, यहां पर
अभिजात्य वर्ग रह रहा होगा, लेकिन वो अभिजात्यता का आधार क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। अभिजात्य वर्ग रहता था, ये अभिजात्य वर्ग कोई भी हो सकता था, संभवतः ये पुरोहित रहा होगा, पुरोहित वर्ग हो सकता है, शासक वर्ग हो सकता है, व्यवसायी वर्ग हो सकता है, या कोई इस तरह का रहा होगा जो वीआईपी रहा होगा। वीआईपी कल्चर उस टाइम पे भी रही होगी। इनके घर बड़े हैं और जितने भी सार्वजनिक स्थल मिले हैं, जैसे स्नानागार मिलना, जैसे अन्नागार मिलना, वो सब किस क्षेत्र में मिलते हैं? गढ़ी क्षेत्र में या दुर्ग क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो दुर्ग टीले में सार्वजनिक स्थानों का पाया जाना, जैसे स्नानागार का पाया जाना मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में अन्नागार का पाया जाना, और यहाँ भी अन्नागार का पाया जाना मोहनजोदड़ो में भी, वो ये बताता है कि ये प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के रहने की क्षेत्र था। अधिक ऊंचा था ताकि नदी का पानी इन तक आसानी से न पहुंच सके। और ये हिस्सा कैसा रहा होगा? यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग रहते होंगे, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो घर मिले हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कुछ घर ज़्यादा कमरों के हैं, कुछ घर कम कमरों के हैं। तो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग यहाँ रहते रहे होंगे, जिनमें कौन कौन से लोग आते रहे होंगे? शिल्प का काम करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग, श्रमिक रहते रहे होंगे। हाँ, इस तरह के जो लोग रह रहे होंगे, उनका निवास स्थान पूर्वी टीला रहा होगा। पूर्वी टीले को हम नगर क्षेत्र कहते हैं। विन्यास जो था शहरों का वो इस तरह से बना हुआ था, दो हिस्सों में बटे हुए होते थे शहर, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे होते थे, इनका आकार छोटा होता था, परंतु इनमें पाए जाने वाले घरों का आकार बड़ा होता था। और जितने भी सार्वजनिक भवन पाए गए हैं वो इसी हिस्से में पाए गए हैं। ये चारों ओर से दुर्गीकृत होता था, जिसमें बाहर से पकी हुई ईंटों का और अंदर से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पूर्वी टीला सामान्यतया बड़ा होता था, लेकिन इसकी ऊंचाई कम होती थी, क्षेत्रफल ज़्यादा होता था। यहाँ पर घर जो मिलते थे वो पश्चिमी टीले की तुलना में छोटे मिलते थे। संभवतः ये शिल्पी, कृषक और श्रमिकों का आवास क्षेत्र रहा होगा। ये बात क्लियर हुआ, ये विभाजन कैसा था। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी पाए गए हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। इनके अपवादों में चन्नूदड़ो, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा आते हैं, जो इस तरह के संरचना का अपवाद निर्मित करते हैं। एकदम क्लियर हुई मेरी बात। अब दूसरी बात करते हैं कि इनको बनाते कैसे थे। जैसे अगर हम किसी एक ही टीले की बात करें तो उनमें शहरों का विन्यास कैसा होता था। तो शहरों का विकास ग्रिड प्रणाली पे किया गया था, घरों का विकास ग्रिड प्रणाली पे किया गया था। ग्रिड प्रणाली क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं। ग्रिड प्रणाली का मतलब कि घरों को ऐसे विकसित किया जाता था, राजमार्ग बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से राजमार्ग का उदाहरण मिला है, नेशनल हाईवे का उदाहरण मिला है। और ये जो नेशनल हाईवे था इसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। इस तरह से हम नेशनल हाईवे बना लेते थे। और बहुत, जैसे बहुत बेहतरीन शहर कैसा होगा जिसकी सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हों, एकदम राइट एंगल। अगर आपको एक प्लॉट दे दिया जाए कि इसमें आपको एक जमीन दे दी जाए कि इसमें आपको नगर नियोजन करना है, तो आप कैसे करिएगा? ऐसे ना करिएगा कि आप एकदम एक दूसरे को राइट एंगल पे काटने वाली सड़कें हों और उनके बीच में गलियां खुली हों और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो। तो इस तरह से शहरों का विकास किया गया था, जिससे शहर जो है ना वो ग्रिड में बंट जाया करते थे। एक ग्रिड ये बन गया, एक ग्रिड ये बन गया, एक ग्रिड ये बन गया और एक ग्रिड ये बन गया। है? और फिर क्या करते थे कि इनसे गलियां खोलते थे इस तरह के। फिर और आगे चले जाएंगे आप, है ना, इस तरह से और आगे चले जाएंगे और इनके बीच में गलियां निर्मित की जाती थी।
इस तरह से, इसको ये भी यहाँ खुला रहता था। तो इस तरह से छोटे छोटे कई ग्रिड बन जाते थे। यहाँ पे घर बनाए जाएंगे, और इन घरों को एक्सेस किधर दिया जाएगा, इस तरफ के लिए दिया जाएगा। इधर के लिए एक्सेस डिनाइड था, मतलब राजमार्ग पे सीधे आप नहीं निकल सकते थे। आपके घर का कोई भी खिड़की या दरवाजा, खिड़की तो होता नहीं था, कोई भी दरवाजा इधर खुलेगा, गलियों की ओर खुलेगा, मुख्य सड़क की ओर कोई भी दरवाजा नहीं खुल सकता है। मुख्य सड़क की चौड़ाई हमको 10 मीटर तक मिलती है, राजमार्ग की चौड़ाई। इसके अलावा हमको 2.75 मीटर से 3.6 मीटर तक की चौड़ी सड़कें मिली हैं। इसके अलावा 1.8 मीटर चौड़ाई तक की गलियां मिली हैं। सभी ऐसी ही नहीं थी, लेकिन राजमार्ग 10 मीटर लंबा चौड़ा मिला है। 10 मीटर चौड़ाई का मतलब कि ठीक ठाक सड़क रही होगी, अच्छी चौड़ी सड़क रही होगी। और सामान्य सड़कें जो हैं वो 2.75, मोटी बात मानो कि 2.5 मीटर से 3.5 मीटर के बीच में चौड़ी होती थी। और जो गलियां बनाई जाती थी, ये वाली गलियां, इनकी चौड़ाई 1.8 मीटर तक होती थी, मतलब लगभग 2 मीटर तक होती थी। तो लगभग 2 मीटर चौड़ी गलियां, आज के जैसे वाहनों का नहीं आना जाना था, कार तो थी नहीं कि 2 मीटर में कार नहीं निकल पाएगी, तो वो इस तरह से उनका नगर नियोजन किया गया था। फिर इन घरों के अंदर जब हम जाएं, जैसे हमने टीले, पहले टीले देखे कैसे बनते थे, टीले के अंदर घर नियोजन कैसे होता था, फिर घरों के अंदर किन चीजों का ख्याल रखा जाता था। तो घरों को एक निश्चित आकार प्रकार से बनाया जाता था, जिनमें प्रायः आयताकार या वर्गाकार घर होते थे, जिनमें सैनिटेशन का बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया था। हर घर में एक अलग किचन होता था, हर घर में एक अलग बाथरूम होता था, और बाथरूम से निकलकर जो ड्रेनेज होता था वो सामान्य नाली में जाता था, और वो नाली मुख्य नाली में जाके मिलती थी। और बीच बीच में सॉकपिट बनाए जाते थे कि कोई भारी वस्तु अगर उसमें बहे तो वहाँ से उसको सफाई की जा सके। और जो नालियाँ होती थी ये पोर्टेबल मटेरियल के द्वारा, मतलब जो हटा के साफ किए जा सके, ऐसे सिलापट्टों के द्वारा उनको ढक दिया जाता था, और उनको बाद में खोल के साफ भी कर लिया जाता था जरूरत पड़ने पर। जहाँ पर सड़क भी है और पानी को इधर से इस तरफ ले जाना है, तो वर्तमान समय में हम लोग पाइप का यूज करते हैं। वो लकड़ी के तने को छेद देते थे, और लकड़ी के तने को छेद कर पाइप जैसा बनाकर उसको पाट के पानी को इस पार से उस पार ले जाया करते थे। घरों से पानी, छतों पर जो पानी बरसता था उसको नीचे ले आने के लिए दीवार के साथ नालियां लगाई जाती थी, दीवार के सहारे। और कई जगहों पर ऐसे एविडेंस मिले हैं कि केले के तने को लगाया गया है पाइप की तरह से। तो केले के तने को पाइप की तरह से यूज करते थे ताकि छत का पानी जमीन में चला जाए, और जमीन से नाली में, नाली से नाले में, नाले से नदी में चला जाए। तो बहुत प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत उचित ड्रेनेज सिस्टम था। पेयजल की भी बहुत समुचित व्यवस्था थी। सभी घरों में कुएं होते थे, लगभग सभी घरों में कुएं होते थे। जो पश्चिमी टीला है इसके सभी घरों में कुएं पाए जाते थे, लेकिन जो पूर्वी टीला है वहाँ पर कई बार सार्वजनिक कुएं की साक्ष्य मिले हैं कि एक कुएं से कई लोग पानी पी रहे हैं, ऐसे भी एविडेंस वहाँ से मिले हैं। मार्ग प्रकाश के लिए खंभे लगाए जाते थे, उन पर मसालें लगा दी जाती थी और उनमें आग लगा के उजाला किया जाता था। घर एक फ्लोर से अधिक फ्लोर के भी मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में समझ सकते हैं। अब अगर हम स्मार्ट सिटी से तुलना करें, स्मार्ट सिटी के जिन जिन कंपोनेंट की हमने बात करी, पहला पॉइंट सुरक्षा, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त था। दूसरा पॉइंट पेयजल, सबके घर में बराबर नल था। तीसरा पॉइंट सैनिटेशन, बहुत मैनेज सैनिटेशन के लिए बहुत मैनेज सिस्टम था। ट्रैफिक मैनेजमेंट, कोई सड़क पे निकल नहीं सकता है, घर की ओर दरवाजा, सड़क की ओर दरवाजा खोल नहीं सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत शानदार था। स्ट्रीट लाइट हमने बताया, उसके लिए अरेंजमेंट था ना। जो खराब परिस्थितियों से निपटने के लिए जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो भी सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल था, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। अन्नागार था, कम्युनिटी हाउसेज, स्नानागार उसका एग्जाम्पल है, सभा भवन उसका एग्जाम्पल है। मोहनजोदड़ो से सभा भवन का एविडेंस मिला है। सभा भवन उसका उदाहरण है। एक सार्वजनिक प्रयोग के भी घर होते थे जो सबके यूज में आते थे।
इसके भी एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ रही है? ये स्मार्ट सिटी से कम थे क्या? ये स्मार्ट सिटी थे। अभी हमें स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी होने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी सब इन लोगों के पास थी। जिस तरह का इनका इंफ्रा था, जिस तरह की इनकी ज़रूरतें थी, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते थे। बाढ़ इनके लिए एक समस्या थी, घरों को ऊपर बनाते थे, ऊंचे टीले पे पाट के बनाते। तो जो भी समस्या थी उसका समाधान इन लोगों ने ढूंढ रखा था। आगे चलें। अब हेडिंग लिखें, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता। सामाजिक विशेषता को भी हम इसी प्रारूप में देखेंगे जिस प्रारूप में हमने नगर नियोजन को देखा। जैसे वर्तमान समय के समाज के बारे में अगर आपको कुछ शब्द बोलने हो तो आप क्या बोलेंगे? जैसे अगर हम आपसे कहें कि वर्तमान समय की सामाजिक विशेषता क्या है, तो क्या बताओगे आप? वर्तमान समय की सामाजिक विशेषताओं में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात आप बताएंगे, समाज हमारा वर्गीकृत है। हमारे समाज के वर्गीकरण के दो आधार, आर्थिक आधार पर वर्गीकृत है और जातीय आधार पर वर्गीकृत है। वर्तमान समय में धीरे धीरे करके जातीय आधार कमजोर हो रहा है, आर्थिक वर्गीकरण ज़्यादा मजबूत हो रहा है। फिर आप आएंगे स्त्रियों की दशा पे, फिर आप आएंगे SC ST की दशा पे, फिर आप आएंगे लोग खाना क्या खाते हैं, लोग कपड़ा कैसा पहनते हैं, लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। इन सारी बातों पर आप बात करेंगे, है ना। तो इन्हीं सारी बातों पर हम सामाजिक विशेषता का मूल्यांकन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सबसे पहला बिंदु क्या है जिसके आधार पे हमको बात करनी चाहिए? वो है वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण था या नहीं था? अगर था तो किस आधार पे था, है ना। सामाजिक वर्गीकरण, समाज में कौन कौन से वर्ग रह रहे थे। और किसी भी समाज में सामाजिक स्थिति के अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण मानक है, वो है स्त्रियों की स्थिति। क्योंकि हम आज देख रहे हैं ना कि स्त्रियों की स्थिति, अच्छा, स्त्रियों की स्थिति चिंता की विषय क्यों बनती है? क्योंकि स्त्री और पुरुष, नर और मादा इस दुनिया में हर स्पेसीज में है। हाँ, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो जैसे स्त्रियों की दशा किसी भी समाज में अध्ययन के लिए क्यों चिंताजनक है, क्यों पढ़ा जाता है स्त्रियों की स्थिति? क्योंकि स्त्री और पुरुष या नर और मादा दुनिया की जितनी स्पेसीज हैं सब में पाए जाते हैं। सभी में उनके शरीर के बनावट में अंतर पाया जाता है। मनुष्य ने क्या किया? इस प्राकृतिक अंतर के आधार पर बहुत सारे मानव निर्मित अंतर खड़े कर लिए। जैसे बाकी जीवों में क्या है? बाकी जीवों में भी स्त्री और पुरुष के शारीरिक विन्यास में अंतर पाया जाता है, उनकी शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाता है, उनकी उपयोगिता में अंतर पाया जाता है। नर का काम कुछ और है, मादा का काम कुछ और है, स्त्री का काम कुछ और है, पुरुष का काम कुछ और है। लेकिन मानव समाज ने क्या किया? मानव समाज ने स्त्री और पुरुष के जीवन में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनके आधार पर बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस खड़े कर लिए, सामाजिक राजनीतिक अंतर खड़े कर लिए, जिसके कारण से दोनों एक साथ आने के बावजूद एक हिस्सा पीछे छूट गया। और ये कैसे पीछे छूट गया और पुरुष कैसे आगे चला गया? क्योंकि बहुत सारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए जिनके साथ स्त्रियां सामंजस्य नहीं बना पाई, या आप ये भी कह सकते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को सामंजस्य बनाने का अवसर नहीं दिया, या उनके शारीरिक विन्यास में जो अंतर था उसके कारण से उन्होंने स्त्रियों को डोमिनेट कर लिया। और फिर हमने शुरू करा नारी सशक्तिकरण, और नारी सशक्तिकरण के क्रम में हमने क्या किया? स्त्रियों को पुरुष बनाना शुरू कर दिया। जो वर्तमान समय में हमारा नारी सशक्तिकरण है
वो नारी को नारी के रूप में सशक्त करने वाला सशक्तिकरण नहीं है, वो नारी को पुरुष बना देने का। नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है? स्त्री को पुरुष बना देना। नारी को नारी के रूप में सशक्त करने के लिए हम कम सोचते हैं, या हमारा जो थिंक टैंक है जो स्त्री सशक्तिकरण की बात करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, उसका संकेंद्रण इस बात पर नहीं है कि वो स्त्री को स्त्री के रूप में सक्षम बनाए। वो क्या करने में लगा हुआ है? स्त्री को पुरुष में कन्वर्ट कर दे, हर वो काम उसको करने के लिए प्रेरित करे जो पुरुष करता है। और अगर हर वो काम वो करने लगे तो इसी को सशक्तिकरण समझ लेता है। मतलब कि वो भी क्या कर रहा है? प्रकृति के द्वारा बनाए गए अंतर को अभी भी नहीं समझ रहा है वो। तो जैसे हमने स्त्रियों को पीछे छोड़ने में प्रकृति द्वारा बनाए गए अंतर को नहीं समझा, अपने द्वारा बनाए गए अंतर को ज्यादा महत्व दिया, ऐसे ही सशक्तिकरण में भी स्त्रियों को इस तरह से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जो प्राकृतिक रूप से उनमें अंतर है, नेचर ने जो डिफरेंसेस किए हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास कर रहा है सशक्तिकरण। तो स्त्रियों की दशा हमेशा से चिंता का विषय रहता है, क्योंकि हमने क्या कहा? हम वर्तमान में खड़े होकर भूत को देखते हैं। इतिहास अध्ययन क्या है? वर्तमान में खड़े होकर भूत को देखना। तो वर्तमान में खड़े होकर भूतकाल को देखना मतलब वर्तमान समय में अगर स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती तो हमें चिंता ही नहीं होता। हमने अगर जाना ही नहीं होता कि पुरुषों ने स्त्रियों का दमन किया है या पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है, तो किसी भी समाज में हम मान के बैठे होते कि स्त्री और पुरुष में समानता रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में हमको समानता नहीं दिखाई देती है। इसलिए हमारे अध्ययन का एक विषय ये भी बनता है कि देखें हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में स्त्री पुरुष के बीच में क्या अंतर था। देखें हम कि वैदिक काल में स्त्री पुरुष के लोगों में, स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या अंतर था। देखें कि हम मौर्य समाज में स्त्री और पुरुष में क्या अंतर था। देखें कि हम मौर्योत्तर समाज में कैसा स्त्री पुरुष संबंध था। हम देखें कि गुप्त काल में कैसा था, ताकि हम समझ पाएं कि कैसे स्त्रियों की स्थिति क्रमशः खराब होती गई और उनको सुधारने के लिए हम किन किन उपायों पर काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्त्रियों की स्थिति हमारे लिए एक चिंता का विषय है और हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में एक और थी जिसे हम दास व्यवस्था कहते हैं। तो दास प्रथा का क्या चलन था, ये भी हम इसमें देखेंगे कि क्या दास व्यवस्था थी या नहीं थी, दास बनाए जाते थे या नहीं बनाए जाते थे, अगर बनाए जाते थे तो उनका क्या स्वरूप था। इसके अलावा सामाजिक विशेषताओं में फिर आ जाएंगे हम लोग। खान पान लोगों का कैसा था, लोगों की वेशभूषा वस्त्र आभूषण कैसे थे, वस्त्र आभूषण कैसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोगों के पास मनोरंजन के साधन क्या थे। तो इतनी चीजों पर अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी, है ना। किसी भी समाज का अगर हम इतने मुद्दों पे बात कर लें तो हम समझ नहीं जाएंगे कि उनका समाज कैसा रहा होगा, इनका समाज कैसा रहा होगा। किसी भी युग का समाज हमको पढ़ना है तो हमें इन्हीं मानदंडों पे उनको पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सामाजिक वर्गीकरण था कि नहीं था, इसके बारे में अगर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता तो हम ज़्यादा बेहतर बता पाते कि सामाजिक वर्गीकरण था या नहीं था। लेकिन हमारे पास जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो क्या बताते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य हमको बताते हैं कि समाज वर्गीकृत था। पुरातात्विक साक्ष्य वर्गीकृत समाज की ओर संकेत करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हमारे लिए क्या करते हैं? वर्गीकृत समाज का फोटो देते हैं, वर्गीकृत समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये वर्गीकृत समाज, ये पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास क्या है? घर। अगर हम ऐसा देखते हैं कि एक घर हमको मिला 5 कमरे का और एक घर मिला हमको 2 कमरे का, तो 5 कमरे वाला घर और 2 कमरे वाले घर का अंतर क्या होगा? 5 कमरे वाले घर में कौन रह रहा होगा?
बड़ा आदमी रह रहा होगा, और 2 कमरे वाले घर में कौन रह रहा होगा? छोटा गरीब आदमी रह रहा होगा। तो 5 कमरे वाले घर और 2 कमरे वाले घर किस तरफ संकेत कर रहे हैं कि समाज अमीर और गरीब में बटा। ये वर्गीकरण धन के आधार पे था, जाति के आधार पे था, जन्म के आधार पे था, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर आवास का आकार वर्गीकरण की ओर इशारा करता है। वस्त्र हमको कई श्रेणियों के, कई कोटि के वस्त्र मिले हैं। कुछ बहुत अच्छे, हमको मोहरों पर बने हुए चित्रों में कुछ वस्त्र बहुत अच्छे मिले हैं, और कुछ वस्त्र सादे मिले हैं। तो जो बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहा है वो अमीर रहा होगा, जो बहुत सामान्य कपड़ा पहन रहा है उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही होगी। हमें जो आभूषण मिले हैं वो मिट्टी से लेकर सोने तक के मिले हैं, मिट्टी के भी मिले हैं और सोने के भी मिले हैं और पत्थर के भी मिले हैं, अर्धकीमती पत्थरों के मिले हैं। तो इन सब बातों के आधार पे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सोने का हार पहनता था, 7 लड़ियों वाला हार जो पहनता था, इस तरह का हार मिला है ना। उसमें ऐसे बना रहता है ना, आजकल स्त्रियां पहनती हैं शादियों में, आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके उसमें कई लड़ियां बनी होती हैं और फिर पीछे ले जाके गले में बांधने के लिए रहता है वो। तो इस तरह का हार मिला है। तो इस तरह का हार कौन पहनता रहा होगा? सोने का इतना महंगा हार कौन पहनता रहा होगा? वो तो ऑब्वियसली कि उसमें कुछ एलिट लोग रहे होंगे, कुछ रईस लोग रहे होंगे, अमीर लोग रहे होंगे, इस तरह के आभूषणों का प्रयोग करते रहे। तो हम वस्त्रों के आधार पर, आभूषणों के आधार पर, उनके आवास के आधार पर, इन सब बातों के आधार पर हम निष्कर्ष, उनके द्वारा जो घरों में प्रयोग की गई सामग्री है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग धातु के बर्तन यूज करते थे और कुछ लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। तो ये सारी बातें क्या इस तरफ संकेत नहीं कर रही हैं कि समाज वर्गीकृत था? ये वर्गीकरण का आधार क्या था? सबसे प्रमुख आधार किसी भी समाज में वर्गीकरण का अर्थव्यवस्था होती है। वो अर्थव्यवस्था किसके फेवर में है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कोई पुरोहित हो इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, कोई राजा हो इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, कोई प्रशासक हो इसलिए अर्थव्यवस्था अच्छी हो, या वो कोई व्यापारी हो इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे क्या काम कर रहा होगा? इकोनॉमी काम कर रही होगी। इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग रहे होंगे ये, जो अच्छे आवास, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, अच्छी घरेलू सामग्री का प्रयोग करते रहे होंगे। और अगर इनको हम स्टडी करें, आवास, वस्त्र, आभूषण, घरेलू सामग्री इत्यादि को स्टडी करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें, तो हम कैसे समाज की ओर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज वर्गीकृत समाज था, जो संभवतः 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन सा वर्ग? इसमें एक वर्ग रहा होगा जो उच्च वर्ग रहा होगा, जो शासन, प्रशासन, व्यापारी, पुरोहित, ये 4 में से आज भी अगर हम समाज में देखें तो हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी कौन है? यही लोग हैं जो शासन से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए पुरोहित हैं, या फिर जो बड़े ऊंचे व्यवसायी हैं। तो शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग रहे होंगे, या व्यवसाय व्यापार से जुड़े हुए लोग रहे होंगे, या फिर पुरोहित वर्ग रहा होगा, है ना, ये विशिष्ट वर्ग रहे होंगे। दूसरा समूह कौन रहा होगा? जो कारीगर रहे होंगे, कृषक रहे होंगे, छोटे पदों पे काम करने वाले लोग रहे होंगे। ना, इस तरह के लोग क्या रहे होंगे? मध्यम वर्ग। आज भी वही मध्यम वर्ग हैं जिनमें जुलाहे, उस समय वस्त्र बहुत रहा तो कारीगर में सब कुछ आ गया, जुलाहे, लकड़ी का काम करने वाला, कुम्हार, इस तरह का जो शिल्प से जुड़े हुए लोग थे वो मध्यम वर्ग में रहे होंगे। खेती करने वाले लोग मध्यम वर्ग में रहे होंगे। शासन प्रशासन में छोटे पदों पर काम करने वाले लोग मध्यम वर्ग से जुड़े रहे होंगे, या छोटे पदों पर काम करने वाले लोग मध्यम वर्ग से जुड़े रहे होंगे। तीसरा वर्ग कैसा रहा होगा? अगर दास व्यवस्था रही होगी तो दासों का वर्ग, दास वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये तीसरा वर्ग रहा होगा। और इन सभी के हमको एविडेंस मिलते हैं कि इस तरह से समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसमें एक समूह था जो उच्च वर्ग था। उच्च वर्ग वाले समूह में कैसे लोग रहे होंगे? उच्च वर्ग में शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग रहे होंगे,
उच्च वर्ग में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग रहे होंगे। उच्च वर्ग में पुरोहित वर्ग रहा होगा, धर्म से जुड़ा हुआ, और इस तरह के लोग रहे होंगे उच्च वर्ग में, है ना। इवन कि पूरा शहर ही अलग था। ये दोनों लोग कहाँ रहते रहे होंगे? ये दोनों लोग पूर्वी टीले पर रह रहे होंगे, और ये कहाँ रह रहा था? पश्चिमी टीले पर। तो सामाजिक वर्गीकरण वाला बिंदु समझ में आया। समाज, अगर हम आपसे कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज वर्गीकृत समाज था। हालांकि हम इसकी लिपि को पढ़ नहीं सके हैं, इस कारण से हम वर्गीकरण का आधार नहीं बता सकते कि किस आधार पर वर्गीकृत था। लेकिन जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे आवास, वस्त्र, आभूषण और घरेलू सामग्री इत्यादि के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग के लोग शासन प्रशासन, व्यापार व्यवसाय या पुरोहित वर्ग से जुड़े हुए थे, जो कि पश्चिमी टीले पर रहते थे और बड़े घरों में रहते थे। दूसरा मध्यम वर्ग में कृषक, कारीगर और छोटे पदों पर कार्य करने वाले लोग रहे होंगे, और ये पूर्वी टीले पर रहते थे। एकदम क्लियर हुआ बात। अब दूसरा मुद्दा है स्त्रियों की स्थिति। कैसी रही होगी स्त्रियों की स्थिति? संभवतः समाज मातृसत्तात्मक। संभवतः समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मकता का आपके पास क्या एविडेंस है? किस आधार पे आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज में मातृसत्तात्मकता थी? मातृदेवियों के आधार पे आप कह सकते हैं। मातृदेवियों की उपासना के आधार पर आप कह सकते, मातृदेवियों की उपासना के आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर भी संभवता है, मातृसत्तात्मकता रही। मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें स्त्रियों के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई काम होता हुआ दिखाई दे। न मोहरों में से कोई चित्र मिले, न उत्खनन से ऐसा कुछ साक्ष्य मिला जिसमें ये हम कह सकें कि लोगों का व्यवहार दूसरी तरह का था। दास प्रथा के भी पक्के प्रमाण नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दास प्रथा भी चल रही थी। एक मुहर ऐसी मिली है जिस पर एक व्यक्ति हैट लगा के और छड़ी लेके खड़ा है, और उसके गोला बना के कुछ लोग उकड़ू बैठे हुए हैं। उन्हीं उन्हीं उसी मुहर के आधार पर एक फ्रांसीसी इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि सील पर ये जो मुहर है, सील पर ये जो चित्र है, ये दिखाता है कि दास व्यवस्था चलन में थी। तो दास व्यवस्था संभवतः प्रचलन में, संभवतः दास प्रथा भी प्रचलन में थी, लेकिन इसके भी कोई हमारे पास पक्के प्रमाण नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, जैसे समाज पढ़ना हो, धर्म पढ़ना हो, राजनीति पढ़नी हो, इसके लिए ना रिटन एविडेंस होना बहुत जरूरी है। हम कैसे मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में इतनी स्पष्ट जानकारी रख पाते? क्योंकि उनकी लिपि पढ़ ली गई है, हमारी लिपि पढ़ी नहीं गई है। ये हमारे लिए सबसे चिंता का विषय है। खान पान में लोग क्या करते थे?
दोनों तरह का खाना चलता था, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार में हमने बताया कि बहुत सारे तरह की फसलें उगाते थे, बहुत सारे तरह के फसलों का प्रयोग करते थे, तो वो सब खाते ही रहे होंगे, है ना। जैसे गेहूं, जौ, चावल, तरबूज, खरबूज और डेट्स, क्या कहते हैं उनको, खजूर इत्यादि की खेती ये लोग करते थे। खेतियां और भी चीज़ों की करते, सरसों, चना, ये सब खाते थे। ये प्रमुख खाद्य सामग्री। मांसाहार में सभी जीवों का मांस खाया जाता था। सभी जीवों को मतलब जो खाए जाते हैं, है ना। तो इनका मांसाहार भी चलन में था, मांसाहार होता था। वस्त्र आभूषण में और ऊनी, दोनों तरह के वस्त्र होते थे। वस्त्रों को सिलने, रंगने और उन पर क्या बोलते हैं उनको, जो एम्ब्रॉयडरी, बुनाई करने, एम्ब्रॉयडरी को क्या कहेंगे, कढ़ाई, कढ़ाई करने इत्यादि की प्रथाएं चलन में थी। मतलब इस तरह के लोग कपड़े पहनते थे, कढ़ाई किए हुए, रंगे हुए, छपाई किए हुए कपड़े पहनते थे, छापे वाले, ये सारा था। ऊनी वस्त्र भी चलन में थे। आभूषणों में लोग जो है सोने, चांदी, तांबे इत्यादि के मनके, हाथी दांत भी, दांत पत्थर भी लिखी लो, पत्थर में कीमती, अर्धकीमती पत्थर के बहुत सारे उपकरण, हाथ में पहनने वाले आर्मलेट्स, कंगन, चूड़ियाँ, गले के हार, कान में पहनने वाले झुमके, है ना, नाक में पहनने वाले नथनी, ये सब कुछ भी चलन में था। तो चूड़ी, कंगन, झुमके और हार, हाँ, लिपस्टिक, है ना, ब्रेसलेट, ये सब लोग पहनते थे। मनोरंजन में बहुत सारा काम रहता, आपस में लड़ाई युद्ध करना, चिड़िया लड़ाना, जानवरों को लड़ाना, स्टेडियम में मिला है, सब कुछ सोसाइटी, मछली पकड़ना। और जो स्पेसीज ह्यूमन की यहाँ रह रही थी, उनमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय जाति के लोग थे। तो भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलायड और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ये 4 मानव प्रजातियां पाई गई। कौन सी? देखो, भूमध्य सागरीय, पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और मंगोलायड, ये स्पीसीज हैं इसमें पाई गई हैं। मनोरंजन के लिए लोग नृत्य करते थे, नृत्य करती हुई लड़की का इमेज मिला है, कार करते, मछली पकड़ते थे, पशुओं को लड़ाते थे,
ये सारा कुछ।